हेलो एवरीवन, जीत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हम केमिस्ट्री का नियमित अध्ययन कर रहे हैं। जनरल साइंस के में केमिस्ट्री शुरुआत की थी और उसका सामान्य टॉपिक थे जो भी हमने वो पढ़े हैं। अब उसके मॉक टेस्ट की ओर चलते हैं। कुछ हम एमसीक्यू देखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आज पहला टेस्ट है तो बहुत ही सिंपल, सबसे निम्न स्तर के क्वेश्चंस आपके सामने हैं, तो उनका धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं। उससे पहले कुछ पंक्तियां रोजाना की तरह सुनिएगा। होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक बोर है, जिंदगी एक बोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर, ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही सही, बस राह पर चलते रहिए, चलते रहिए। जीवन में नियमितता जरूरी है। नियमितता रहेगी और सतत प्रयास आपके रहेंगे तो सफलता एक दिन अवश्य ही मिलेंगी। तो चलते हैं मॉक टेस्ट पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो देखिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है। निम्न में से सही नहीं पूछा है, ध्यान रखना। गलत वाला पूछा है तो गलत वाला हमें बताना है। तो देखिए अक्सर क्या होता है, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं और सही वाले पर चल देते हैं। पहला ऑप्शन मिल जाता है, टिक लगा देते हैं, लेकिन पूरा पढ़िए। गलत कौन सा कथन है वो देखना है। तो देखिएगा कौन सा कलर लें। द्रव की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस कहलाती है। ठोस की परिभाषा क्या थी? अब देखिए भैया, परिभाषा बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, ये इसका गुण था। इसके बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर ठोस की परिभाषा सही लिखी हुई है, ये गलत नहीं है। जिसका आकार और आयतन निश्चित होगा उसे क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। जिसका आयतन निश्चित होता लेकिन आकार अनिश्चित होगा वो क्या होगा? द्रव। और जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होंगे वो क्या होती है? गैसें होती है। तो ये तो सही दिया हुआ है कि जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो क्या होगा? ठोस होगा। ये तो सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं दूसरे पर। तो दूसरे पर क्या है? द्रव की वह अवस्था जो अत्यधिक उच्च ताप पर प्राप्त होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाती है। शॉर्ट फॉर्म क्या थी? बीईसी। बीईसी थी। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमने प्लाज्मा और बीईसी दो अवस्था पढ़ी थी। प्लाज्मा तो उच्च तापमान पर प्राप्त होती थी और बीईसी निम्न तापमान पर प्राप्त होती थी। परम शून्य ताप पर जो अवस्था प्राप्त हुई थी वो बीईसी थी। देखिए उच्च ताप लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? उच्च ताप लिखा हुआ है। वांट टू बी नोटेड। उच्च ताप आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? यही गलत है। सही आंसर क्या होगा? बी भाई साहब, सॉरी 2 नंबर लगा हुआ है, 1 2 3 4 पे कर रहे हैं। तो जो दूसरा है वो क्या है? गलत, क्योंकि उच्च ताप पर प्राप्त होती है वो प्लाज्मा अवस्था होती है और जो निम्न ताप पर प्राप्त होती है वो होती है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। याद रखिएगा, परम शून्य ताप पर प्राप्त होती है और परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री, -273 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री केल्विन। अगर केल्विन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 0 केल्विन। ध्यान रखिएगा, परम शून्य ताप क्या होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। और इस पे यह प्रकृति का सबसे न्यूनतम ताप होता है और ये सामान्यतः नहीं पाया जाता है प्रकृति में। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे निम्न ताप होता है और यह प्रकृति में नहीं पाया जाता है। यह कहाँ पे? लेबोरेटरी के अंदर बनाई जाती है, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाते हैं गलनांक कहलाता है। गलनांक की परिभाषा है वह तापमान जिस पर ठोस द्रव में गल जाते हैं। मारवाड़ी में क्या गल जावे, पिघल जाते हैं, वो क्या कहलाता है? गलनांक। परिभाषा सही है, कोई गलत नहीं है, बिंदु सही दिया हुआ है। प्लाज्मा अवस्था में उच्च ताप द्रव के परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं। हमने यही पढ़ा है भैया। प्लाज्मा अवस्था कब प्राप्त होती है? जब द्रव को उच्च ताप दिया जाता है तो उसके कण आयनित हो जाते हैं, यही प्लाज्मा अवस्था थी। तो इसमें सही कौन सा होगा? 2 नंबर, यानी कि जो गलत है वो हमारा सही है, 2 नंबर। आगे आते हैं नंबर 2 क्वेश्चन पर। देखिएगा, पदार्थ के परमाणुवाद के
प्रणेता थे, यानी कि प्रेरणा यानी प्रेरणा किससे मिली परमाणु के बारे में पढ़ने की? तो सबसे पहले परमाणु मॉडल किसने दिया था? याद कीजिए, पढ़ा था डॉल्टन भाई साहब। कौन थे? डॉल्टन भाई साहब ने सबसे पहले परमाणु मॉडल दिया था, डॉल्टन भाई साहब। सही आंसर कौन सा है? 4 नंबर यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी वालों ने क्या किया? रदरफोर्ड। कौन सा मॉडल दिया इन्होंने? सोने की पन्नी वाला मॉडल, बाद में आया था। ये प्रेरणा के स्रोत नहीं थे। अवोगाद्रो, संख्या होती है, आगे आएगी, पढ़ेंगे। मेंडलीफ, ये भाई साहब इन्होंने आवर्त सारणी दी थी। हमें कौन सा चाहिए? परमाणु के प्रेरणा किसने दी? प्रेरणा स्रोत डाल्टन भाई साहब। मोटिवेशन यही थे सबके। परमाणु के नाभिक में होता है, देखिए ये परमाणु है, अब ऐसा नहीं होता है, मैं बना रहा हूं, हमने ऐसा ही पढ़ा है। बीच में नाभिक होता है, इसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस पी और एन। प्रोटॉन प्लस क्या होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन लिखा हुआ है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं किसमें? परमाणु के नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बनना। यहाँ महंगाई के जमाने में एक से काम चलाओ। तो ऑप्शन आइए, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। बोल भाई साहब कल बहुत ही उत्तर आएगा। तो सही आंसर कौन सा होगा? पहला, परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है भैया, ये बाहर भटक रहा है, तो ये तो नाभिक के अंदर है नहीं, गलत। इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, फिर से इलेक्ट्रॉन आ गया, बाहर भटक रहा है, गलत। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों नहीं भाई साहब? पढ़ी है अपन जन, क्यों की कर कहता कोई कौन है? पहला आंसर सही है, आगे पीछे। लेकिन एक बार क्या है, सारे पढ़ लेने चाहिए, ये नहीं हो पहला सही दी क्यों ठोक लियो, कई बार छोटो किंतु परंतु हो जाए करा, हो जावे, एक नंबर जाता रहे, एक नंबर नौकरी जाती रहे, वो नौकरी में रिश्ता आयोड़ा जाता रहे, कितनी रिस्क नहीं लेनी कभी। तो आगे आ जाओ। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 तथा द्रव्यमान संख्या 39 है, उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो देखिए भाई साहब, द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान, और पी से परमाणु, द्र से द्रव्यमान, बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इनका द्रव्यमान है। ओके, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 तथा सॉरी ये क्या दे रखा है यहाँ पर? तत्व का परमाणु क्रमांक 19 तथा द्रव्यमान संख्या 39 है, उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। अब देखिए, परमाणु द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर परमाणु संख्या दी हुई। क्या दिया हुआ है? परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान संख्या दी हुई है। कोई बात नहीं, आइए परमाणु क्रमांक, फॉर्मूला तो ये भी काम आएगा आगे, लेकिन यहां पर ये दूसरा पूछ रहा है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द्रव्यमान संख्या। संख्या किसकी है? परमाणु की है। अब भैया परमाणु क्रमांक को हम क्या लिख सकते हैं? प्रोटॉन की संख्या लिख सकते हैं। ये देखिए, लिख दिया भाई साहब, आपने बोला हमने लिख दिया। परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉन संख्या होती है। हमने आवर्त सारणी में पढ़ा था, सब भैया क्या कर रहे थे? परमाणु बार के हिसाब से आवर्त सारणी बना रहे थे। तत्वों के गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त के फलन होते हैं। लेकिन मोजले भाई साहब आए, उन्होंने क्या बोला कि परमाणु क्रमांक के अनुसार गुणों में परिवर्तन होगा। किसके अनुसार होगा? परमाणु क्रमांक के अनुसार। और परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? प्रोटॉनों की संख्या। अब भैया आर्गन 18 नंबर पे है, क्रमांक क्या है? 18 नंबर है, उसमें प्रोटॉन भी 18 होंगे। कैल्शियम 20 नंबर पे है, परमाणु संख्या क्या हो गई? 20 हो गई, परमाणु क्रमांक 20 हो गया। लेकिन उसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? 20 ही होंगे। तो परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या, कुछ भी लिखो यहाँ पर, प्लस न्यूट्रॉन बराबर परमाणु द्रव्यमान संख्या। अब आइए यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 दिया हुआ है।
क्या दिया हुआ है, पेन का कलर लेते हैं ये वाला। यहाँ पर भाई साहब क्या दिया हुआ है आपको, 19 प्लस तथा द्रव्यमान संख्या 39 दी हुई है, ये हमारे पास नहीं दिया हुआ है। और ये क्या दिया हुआ है, 39 39 दिया हुआ है। अब गणित आएगी, वैसे तो पढ़ी जी, नहीं पढ़ी तो ये देख लो। x इधर आ जाएगा, 19 उधर चले जाएंगे, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 39 माइनस 19, x इज इक्वल टू 20। कितने आ गए, 20। देख लो कटी है तो है, उठोरो लागू सही अपन लो, सूत्र आएगा काम। तो सूत्र हमने यहाँ पर कौन सा लिया है, ये काम में लिया है, ये अभी नहीं लेंगे, ये आगे की क्वेश्चन में लेंगे। परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉनों की संख्या होती है प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द्रव्यमान संख्या। पक्षांतरण साइंस और मैथ की खिचड़ी हो चुकी है, कभी कभी राबड़ी खानी चाहिए, गुण करे। आगे आ जाओ। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है, और देख लो एक सवाल में 2 होगा, लारे रामायण गई जीन आगे आएगी बड़े। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक। काम हुए एक बात हो, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या एरिया, परमाणु क्रमांक क्या कहलाएगी, परमाणु क्रमांक। हमारा काम हो चुका है, यहाँ पर भी देख लीजिए, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या। वापस लिख लो, पेन का कलर कौन सा लिया था हमने, ग्रीन कलर। प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल टू परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। हो गया भैया, कंप्लीट। आगे आते हैं, ये बाकी देखोगे, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान, या फिर कहें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन द्रव्यमान की संख्या, ठीक क्या होगी, द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉनों की कुल संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, ये सेम ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर भी, प्रोटॉनों की कुल संख्या, ये ऑप्शन ही गलत है, ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है, ध्यान रखना। आगे आते हैं, परमाणु भार। परमाणु भार क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का भार, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का भार। यहां पर क्या होगा, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, क्या होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। और एक ऑप्शन रहता पा बट्टा बेमान दिया टाइम में कम कर दियो, परीक्षा में कौन हुए तो 1 नंबर दे अपन भोगट रहो। 1 मोल से कुल परमाणुओं की संख्या है, 1 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या होती है। भैया मोल क्या होता है, मोल इज ए यूनिट, मोल क्या है, एक इकाई है, मोल एक यूनिट है, क्या है, इकाई है। अब देखो मोल कॉन्सेप्ट आप अटेच नहीं पढ़ना, पढ़ा जन पढ़ा, देखा विचार करा, पढ़ा नहीं पढ़ा। तो देखो 1 दर्जन में 12 केले आते हैं, कितने आते हैं, 1 दर्जन में केले। वैसे अपन अटे नहीं केड़ा किलर भाव लिया करा, ये किताबों में पढ़ा था कि 1 दर्जन केला दे दो, मैं तो आज तक कौन होनी कटी काम नहीं पढ़ियो। 1 दर्जन केले में कितना होते हैं, 12 केले होते हैं। और 1 मण में क्या होगा, 1 मण, मण अपन देसी है, ध्यान रखो, 40 किला लिया करे हैं। और अब आया 1 मोल, तो 1 मोल में क्या होगा, ये देखिए पहले यहाँ पर देखिए, 1 मोल में होती है 6.02 इंटू 10 की घात 23, ये रहा 6.0223 इंटू 10 की घात 23। 6.02 याद रखिए, काफी आपके लिए, क्या है 6.02 इंटू 10 की घात 23, 23 है, माइनस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यूनिट है, यूनिट प्लस में ही होगी, माइनस में कैसे होगी, माइनस में थोड़ी गिनना अपना, मोलों की संख्या प्लस में गिनेंगे क्या भाई, पर माइनस में पैया, माइनस में पैया तो खाली बैंक का डायरिया में रिया करे, रोकड़ में नहीं रिया करे। बैंक में कई बार ब्याज या चढ़ जा, डेबिट कार्ड लपड़ा अपन जेब में पैया प्लस में रिया करे, माइनस में नहीं रहे।
तो आगे बढ़ो, हमको क्या ही हमारा तो उधर लियोडा है, तो बात अलग है। एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या 6.02 इंटू 10 की घात 23 होती है। अब देखिए भैया, अगर एक दर्जन केले में 12 केले होते हैं, एक मण में 40 किलो होते हैं, तो एक मोल में 6.02 इंटू 10 की घात 23 परमाणु होंगे। अब कितना है 6.02 इंटू 10 की घात 23? आ एक मतलब संख्या अपन अजीब ला गया करे, पर अजीब नहीं है, इन्हें आप बहुत आसानी में देखो, बोल ले फाटो बिगड़ो समझो हो, ठीक है। आपा लेवा नई स्लाइड, कई लेवा नई स्लाइड 6.02 6.02 इंटू 10 की घात 23, 10 की घात 23। अब एक बार अपन है नहीं 6.02 या तो ले ही लो, चलो छोड़ो 6.0 ले लो। अब 10 की घात 23 लगानी है, कितनी लगानी है अपन 10 की घात 23, यानी 10 की घात 23 नो मतलब कई याद रहे 10 ने 23 बार गुणा करना, कई याद रहे 10 ने 23 बार गुणा करना। अब आप यूं करा 10 ने 23 बार गुणा करा, सीधी बात है 23 जीरो लागी, कितना लागी 23 जीरो, एक तो पहला लाग जाए, वो एक तो फगुट रहा है, फिर आगे 23 जीरा लागी। तो आप अगर इन 10 एक रे लारे 23 जीरा लगाए गुणा करा, तो एक मत लिखो लार कई लिख लो 23 जीरा लिख लो। तो बीरू पहला कई करा अपाटू एक बिंदु हटाएला, एक बिंदु हटाएला, हटाएला या पर एक नहीं हटाओ तो 6 रे आगे लिख दो, पर सही उत्तर काटन आता लगाएला 6.02 पॉइंट हटको 23 में 2 जीरा तापा पहले ही काट दिया, क्योंकि पहला पॉइंट हटा ही दियो। अब अपन लास्ट जीरा कितना रिया 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 मैं मोटे मोटे जीरा करिया पहला मन कहीं था आगे बहुत छोटो ही जाए कम पड़ गो। तो इतना परमाणु है एक मोल में, देख लो इतनी गिनती बाबूड़ा अपन को ना है, सीधी बात है। इनका कितने ही क्या राम जाना, इनका क्या करा 6.02 इंटू 10 की घात 23 में अरब खरब खरब बरब कई गिनती को ना, तो इतने परमाणु होते हैं। अब देखिए एक मोल क्या होता है, सीधी सीधी सामान्य समझिए, यहाँ पर अपने क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, थोड़ा डीप आ गए तो चलो डीप। एक मोल होता है भाई साहब ऑक्सीजन का क्या होता है परमाणु भार 16 यूनिट होता है, भाई 16 ही होता है। द्रव्यमान संख्या परमाणु का द्रव्यमान भार कितना होता है 16 होता है। यूनिट एएमयू होती है, ऑक्सीजन लिया इसकी कितनी होती है 16 एएमयू। एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान इकाई आ नाम दियोड़ो है एएमयू, जो आप केजी इन करा नहीं जो एएमयू दियोड़ो है। अब इन अगर मोल में बदला, मोल इन गुणा करा तो टेक लारे आप परमाणु भार लिख दिया करा 16 ग्राम लिख दिया करा, ध्यान रखो। अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन लेवा, 16 ग्राम ऑक्सीजन कितनी इतिक में आ जाए, इतिक में 16 ग्राम ऑक्सीजन आ जाए, तो बस 16 ग्राम ऑक्सीजन हुए क्या जिनमें ऑक्सीजन का इतना अणु हुआ, हिसाब लगा लो किताब में आगे गिनती तान लगा लो। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का लगभग शायद 40 होता है, कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है, 41 नहीं होता है, शायद 40 ही होता है। तो माना कि इसकी 40 ग्राम होंगी, अगर 40 ग्राम कैल्शियम ले चूनो, चूनो अगर वो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा बुझियोड़ो चूनो, प्योर कैल्शियम अगर 40 ग्राम ले, 40 ग्राम ये तो कोई इतना ग्राम है इतना अणु होगा, कितना होगा 62300 इतना अणु है। एक मोल कितना होता है, ये होता है मोल का कॉन्सेप्ट हल्ली डीपली 11वीं में बीएससी में पढ़िया करा 10वीं तई वैसे इतनी संख्या नहीं बतावे, अपन सीधा कॉन्सेप्ट में आ जाओ, रटने काम हल्ले जन माथा फोड़ी नहीं करने इतना में आप खासा पढ़ लिया। तो 6.02 इंटू 10 की घात 23 मोलों की संख्या होती है, इसे कहा जाता है अवगाद्रो संख्या। क्या कहा जाता है इसे, देखो छोटो कराटा पहन लियो, इसे क्या कहते हैं
अवगाद्रो संख्या, ये बाबा अवगाद्रो ने दी थी। किसने दी थी? बहुत बड़े तपस्वी थे, तपस्या की, अवगाद्रो मिल गया और अवगाद्रो दे दी संख्या। आगे बढ़िए 7वें सवाल की ओर। रेडियम की खोज किसने की? ओ भाई साहब मैं थाने पहले पढ़ाई हो, याद करो, कट पढ़ाई हो। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता में हमने पढ़ाया था। एक सवाल आगे बढ़े नहीं बड़ बता देता, मेरे उत्तर पहला क्यों? तो रेडियम की खोज की थी रॉबर्ट पियरे, मैडम क्यूरी, ये दोनों मिलन करी। एक जन उबक लागू कौन? दो जना। तो ये हेनरी बेकुरल साहब है नी, ये थोड़ा आगे अलग है, अब आ जाए आगे आप पचपड़ है। तो एक एवं दो दोनों सही आंसर क्या हुआ? 4 नंबर। पहला दुजोड़िया दो मिलन करी को 4 नंबर। आगे बढ़िए। रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? अटे एक शब्द छोड़ियो मैं, हेनरी बेकुरल, गुलाम कौन छोड़ी, जान करम छोड़ी। आगा हो रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? मैडम क्यूरी थी कोनी। कारण कही है? मैडम क्यूरी रेडियम भी करी। रदरफोर्ड, रदरफोर्ड याद रखना, ये रेडियो एक्टिव किरणें, रेडियो सक्रिय किरणें, रेडियो एक्टिव वेव की खोज किसने की थी? बाबा रदरफोर्ड ने। इन क्यों काटा बहुत नाम? बाबा रदरफोर्ड ने क्या की थी? यही तपस्या करी, जन रेडियो किरणें मिल गई। याद करो आप पढ़िया, एक पहला रेडियम लियो, चारों मेर विद्युत परिपथ बनायो और किरणा अटीन गई, प्लस आड़ी माइनस आड़ी अटीन गई। बाबा की हो गई हुई को जन कहीं निकली रेडियो एक्टिव किरणें। तो इन्होंने ये क्या, मैडम क्यूरी ने रेडियम और ये घनी खोजा करी, पर आप रेडियम इस पढ़ी है। आइंस्टीन तो घनी की खांगा करिया। आते हैं हेनरी बेकुरल पर। हमने पढ़ा था हेनरी बेकुरल साहब बाहर घूमने गए और एक बाटा लेके आए थे, बाटा लेके आए थे। वो बाटा पड़ा था, चारों ओर सफेद परिपट्टी थी, वो काली होने लग गई थी। तो बाबा साहब बाबा कियो कि भैया काली काली की करुगी, आपत की करी को नहीं हटे तो की करुगी। जने बे बीर माते अध्ययन करियो तो बेन ध्यान पड़ियो कि वो बाटो है के जिको रेडियो एक्टिव है। कही है? रेडियो एक्टिव बाटो लिया या बाबा भूले भटके यूरेनियम रो बाटो लेना आया, यूरेनियम रो एसओ। तो बाबा हेनरी बेकुरल एक बाटा लेके आए थे, एक पत्थर लेके आए थे। पत्थर को इंग्लिश में स्टोन कहते हैं, हिंदी में पत्थर कहते हैं, मारवाड़ी में बाटो किया जरा फेंकते बढ़िया माता फूट जा। हेनरी बेकुरल साहब पत्थर लेके आए थे, वो क्या था? उससे ही शुरुआत हुई थी रेडियो एक्टिव की, सक्रियता की। आगे बढ़ो। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया दर्शाता है? याद करो, आप अनिल ब्याह शालिनी हाथ कराई हो, पाचो कराए दा आज अपन की पे लागे। अनिल भाई साहब है ब्याह की नाथ कराई हो आपा, वो देखो पेंटर आवे जन करे दिल मांडन, ए अनिल भाई साहब आयान, ए भाभी साहब आएगा शालिनी। तो देखिए अम्ल, अ से अम्ल, नी से नीले को ल से लाल करते हैं, अम्ल नीले को लाल करते हैं। ये देखिए अम्ल, एक मिनट रुको अपन का पेन पड़िया है जना क्यों दुख देखा, कलरफुल चलते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल करते हैं। सार क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला करते हैं। क्या करते हैं? नीला। ये अपन अनिल भाई साहब की शादी नहीं हुई है, शालिनी जी हाथ है, अपन खाली इमेजिन करिया, मैथ में इमेजिन करा, माना कि कभी कभी साइंस में भी करो। तो देखिए अब अपन सवाल हो, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को, ये रहा अम्ल नीले को लाल करते हैं, लाल कर देते हैं। अपन पहले ऑप्शन पढ़ियो हटे, काम हो रही है बढ़िया है, पूर्ति नहीं करनी ट्रिक बढ़िया अपन का, कंफ्यूज मत हुई जो, एक नंबर जातो रहेला, टाटा रिश्ता ही जातो रहेला। रक्त का पीएच मान क्या है? खून रो पीएच मान, रक्त अपना खून, अपना खून है भाई साहब, कदर करो इसकी। तो 7.4 क्या होगा? 7.4।
रक्त ना तो ज्यादा अम्लीय होता है ना ज्यादा क्षारीय होता है। ये क्या होता है? क्षारीय होता है लेकिन दुर्बल, बहुत नेड़ो है, ठेठ उदासीन कन पड़ियो, ध्यान रखो, बॉर्डर लाइन ही जाओ। आगे बढ़ो, लारे घटाओ हो, आगे होगा। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? एकदम प्योर फिल्टर अपन घर कैन में आवे जी को नहीं, वो तो बाहर ठंडा ही जा कपड़ो की कर करा सीधो ही बेटा बर्फ ने कन घर बुगाए दे नहर पानी। वैसे फिल्टर तो ही कौन एरी पीएच 7 कोनी। तो शुद्ध जल मूत्र बोल दिए मैं। शुद्ध जल का पीएच होता है 7। कितना होता है? 7। और शुद्ध जल को क्या कहते हैं साइंस वाले? अशुद्ध जल। कभी प्रैक्टिकल करो जन ध्यान रखो 11 12 में सर कहे बेटा अशुद्ध जल ला, वो अशुद्ध जल नहीं है, वो कई करे खाली शीशी पड़ी रहे 2 साल 4 साल पुरानी बिम 24 लोन होड़े एक बढ़ ले इन था बड़े रुपया बचे अशुद्ध जल रहे। तो अशुद्ध जल प्राप्त कैसे होता है? हमने पढ़ा था कि भैया पानी को गर्म किया जाता है और उसमें से भाप बन जाती है, पानी की अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है, उस भाप को इकट्ठा करके पाइप के माध्यम से एक नीचे पहला मान दिया जाता है और पहले में पानी भेड़ा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? अशुद्ध जल कहते हैं। तो 7 पीएच होती है, ध्यान रखना। ड्यूटीरियम में होता है, समझतानी को सवाल है, हाइड्रोजन 3 पढ़िया आपा कई पढ़िया समझतानी क्या पढ़िया पाचा पढ़ लो अटकिया पे लागे। हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 2 हाइड्रोजन 1 3 कोई हरू है उतावल में 1 2 1 3 1 2 1 3 1 4 यूं कर ले, कोई हरू कर ले अटी 2 लिख दे फटाफट में 2 3 2 लिखते हीलियम उजाला, 3 लिखते कई उजाला हाइड्रोजन हीलियम लिथियम उजाला। क्यों? नीचे लिखा करा प्रोटॉन की संख्या या फिर परमाणु क्रमांक। आपको याद होगा हमने क्या लिखा था? एक्स लिखा था और उस पर क्या लिखा था? जेड नीचे लिखा था और ये ऊपर लिखा था। ये था परमाणु द्रव्यमान संख्या और ये थी परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या। ध्यान रखना क्या थी? प्रोटॉनों की संख्या नीचे लिखते थे। तो ये जेड प्रोटॉन की संख्या है, ऊपर परमाणु क्रमांक है। अब देखिए ड्यूटेरियम में होता है 1 न्यूट्रॉन या 1 प्रोटॉन। अब देखो वो आगे सूत्र ला गया था, 1 प्रोटॉन है और पहला देखो इरो नाम है प्रोटियम, अब बार भूल जाता बड़ा उतावड़ में, प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। सही है? ट्राइटियम तो अटाओ है। देखो आपने प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम सब पहला पकड़ चाला ला ड्यूटेरियम माती चाला लक्ष्य की ओर सीधो ऊपर दियोड़ो है, यूं हेली बेली हो जाए नहीं तो देखो ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन है और 2 परमाणु संख्या है, द्रव्यमान संख्या है। तो अपन ध्यान है कि परमाणु द्रव्यमान संख्या कही करे 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन परमाणु क्रमांक है तो द्रव्यमान संख्या में 1 प्रोटॉन काट लो, लार कई बची? न्यूट्रॉन। कई बची? न्यूट्रॉन। तो काटो और ड्यूटेरियम दियोड़ो है, परमाणु संख्या 2 दियोड़ी है, 2 में 1 काट लो, यानी 1 तो प्रोटॉन है, 1 ही हो जाए न्यूट्रॉन। 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन अपने पास पहला ही क्या है? सही, तो पहला बहुत ही सही दे दियो। 2 न्यूट्रॉन एवं 1 प्रोटॉन और ट्राइटियम रो उदाहरण है किनो 3 में 1 घटाए लो 2 बचाए लारे 2 तो हो जाए न्यूट्रॉन और 1 ही हो जाए प्रोटॉन। ये किसका उदाहरण है? ट्राइटियम का। किसका? ट्राइटियम। 2 न्यूट्रॉन एवं 2 प्रोटॉन। अब आ तो कट बाणी अपने एंड में किमी नहीं बने, बाकी में बाणी हीलियम में। ये भैया उदाहरण किसका है? 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, हीलियम He। अब भैया He में क्या है? देख लो 2 4 लिखा, 2 प्रोटॉन परमाणु क्रमांक संख्या और 4 द्रव्यमान संख्या। 1 न्यूट्रॉन
एवं 2 प्रोटॉन धरती माथी पॉसिबल नहीं है। प्राकृतिक रूप थे कोने कोई छेड़छाड़ करे मन ध्यान कोन ये टेके પછી યુરેનિયમ આળો બો કરનો પડી પ્રોસેસ। ऑक्सीजन में ओ भाई साहब ऑक्सीजन ऑक्सीजन की लिखी बट थोड़ो प्रिंटिंग मिस्टेक है बट ऑक्सीकरण है ध्यान डालजो ऑक्सीजन नहीं है ऑक्सीकरण। मेरे करण अर्जुन कब आएंगे वो मैंने क्यों वो कौन कह रहा है यहाँ पर क्या होगा इन मिटाए ना ऑक्सीजन का पापा काट देते हैं दोनों ही काट दें। ऑक्सीकरण तो ऑक्सीकरण में आगे भाई साहब क्या हर जगह थे भरो अब बार भर दे हमारा रेडी रेट है हम लोग। तो देखो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं भैया इलेक्ट्रॉन ग्रहण अपचयन में करा याद कीजिए ऑक्सीकरण और अपचयन में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन और नहीं सॉरी हाँ हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या था ऑक्सीकरण। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन मुक्त करना मुक्त बटे त्याग लिखा है ना मुक्त है आगे बात है। इलेक्ट्रॉन का मुक्त किए जाना क्या कहलाता है ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकारक क्या होता है ऑक्सीजन ऑक्सीकारक क्या होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या होता है ऑक्सीकारक होता है। क्यों होता है भैया इसके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है ये किसी के साथ जुड़ता है तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है खींच लेता है फट फोस ले 2 थपट होगा ठीक है फोस ले और H2 आप पढ़ियो जो और H2 है इरकन 1 इलेक्ट्रॉन बाहर पढ़ियो रहे OH इरकन 1 इलेक्ट्रॉन बाहर पढ़ियो रहे और ऑक्सीजन इरकन बापड़ा कन 6 पढ़िया रहे और पूरा अनुवाद कई करे ये 2 ढाई ले ढाई ले वैसे कोई कम नहीं है कोई कीन की लेवी जाए कोई कई करे एक एक ले ले हटो आपरा 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया करे ध्यान डालजो। तो ये बनता है सहसंयोजक यौगिक लेकिन अपना भाव मेन उद्देश्य कही है ध्यान डालजो और लिए ही करिया करे हाइड्रोजन दिए ही करिया करे कई बार। तो मेन उद्देश्य क्या था कि भैया जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है ऑक्सीजन क्या करता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो त्यागे जन वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे कई वे वो त्यागे जनो ग्रहण करे तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करना इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है ऑक्सीकरण कहलाता है। आगे बढ़ा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है भैया विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होता है विद्युत ऋणता क्या होती है आपने पढ़ा होगा कि जो परमाणु होता है वो नाभिक आकर्षित करने का गुण रखता है वो क्या करता है जो बाह्य बंध बनता है देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य बंध बनिया करे बने अटे एक इलेक्ट्रॉन हुए अटे एक इलेक्ट्रॉन हुए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिलने तो आपस में बंध बनाया करे तो वो हाइड्रोजन रो जिको नाभिक हुए क्या महीने नाभिक हुए क्या वो कई करिया करे बेटो इन इलेक्ट्रॉन ने खींचे पकड़न खींच ले पकड़न तब देते महीने नहीं लिया करे थोड़ो प्रभाव खींचा करे तो थोड़ो जोर पड़िया करे इन्हें कई क्या करा विद्युत ऋणता किया करा कई करिया करा विद्युत ऋणता और विद्युत ऋणात्मक तत्व के वो जिको हल्लो खींची भाई हैंगो हल्लो विद्युत ऋणात्मक तत्व के वो जिको हैंगो हल्लो इलेक्ट्रॉन ने खींची। अब देखिए आवत सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता घटती है क्या होती है घटती है। तो देखो अटीन जाओ जन बढ़ी नीचे जाओ जन घटी जन निचला में जावे कोनी क्यों अपन हल થઈ જાય जाने आपा अटीन हुई जिको ले ले फ्लोरीन क्लोरीन हेलोजन परिवार होता है 17 नंबर पर होता है ध्यान रखना कितने नंबर पर होता है
17 नंबर पर क्या होता है? हेलोजन परिवार होता है। 18वां मत क्यों नहीं जावा? आदर्श गैस किन्नो मतलब नहीं है, किन्नो पंचायती नहीं है अपना। आदर्श गैस बाह्य कोष पूर्ण रूप भरियोड़ रहे, नहीं तो किन्नो क्रिया करे और नहीं कोई प्रभाव दर्शाया करे। अपन का ऑप्शन क्यों बच्चों? 17 नंबर आड़ो। 17 मात समूह ऊपर हिसाब क्या बैठा रिया करे? फ्लोरीन। क्या बैठा रिया करे? और देखो अलग लिखियोड़ा है, क्यों लिखियोड़ा है? बट मार थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इन्हों हाथ सही कर दियो। फ्लोरीन, फ्लोरीन में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता होती है, होती है वही है। फिर होती है क्लोरीन में, फिर होती है ब्रोमीन में, और अगलो तो देख लीजिए आप पढ़ी ही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर कल बार आई आंटी, याद आएगो, लिख लो टेम माता कट लिखा बटिन लिखा इन रामायण ना। फिर कल बार आई आंटी, फिर कल बार आई आंटी, नीचे क्या है? नीचे जो भी है कोई मतलब नहीं। फिर कल बार आई आंटी हमने पढ़ा था और ये हमारे काम आ रही है, देख लो। विद्युत ऋणता का सीक्वेंस सबसे अच्छा यही है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये सीक्वेंस है इसका, ओके। बाकी इनसे ज्यादा कौन सा होगा? यही होगा, ध्यान रखना। आगे आइए, क्लोरीन से ज्यादा वो होगा, फ्लोरीन के इधर होगा। लेकिन हेलोजन परिवार का पूछ ले आपको, ये 4 ऑप्शन दे दे, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूज भी यही करते हैं, तो कौन सा होगा? फ्लोरीन। ये रहा सही जवाब। आगे आइए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? ओ भाई साहब आधुनिक रो पूछ रही है, लालर नहीं पूछा। तो आधुनिक में कही अगर हमने पढ़ा था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण पदार्थ परमाणु के क्रमांक के आवर्ती के फलन होते हैं। भाई आधुनिक आवर्त सारणी रो स्टेटमेंट कौन दियो? आगे बताओ, आगे आई सब आई, अबार पढ़ाए दे, अगला सवाल कट करा, 2-3 सवाल खत्म हो जाए, ये हमारे 20 सवाल पूरा करना होगा। तो आओ, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण परमाणु क्रमांक के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर? परमाणु क्रमांक के आधार पर। परमाणुओं के रासायनिक व भौतिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती के फलन होता है। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण निम्न में से किस आवर्ती के फलन होते हैं? तो देखो ए भाई साहब क्यों परमाणु बाहर के, बाकी जितने मान वो है नहीं बेका ही करियो। देखियो क्यों परमाणुओं को अगर उनके बढ़ते हुए भार के परमाणु भार के क्रम में जमाया जाए, सेट किया जाए, तो क्या होगा? एक निश्चित दूरी पर एक निश्चित समय के बाद उनके एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों में समानता दिखाई देगी। लेकिन टाई टाई फिश बना प्रयोग होगा फेल। पच आया हा भाई साहब जिका परमाणु क्रमांक आधार में दिया नहीं बे होगा सही। आज बेनी आपा आवर्त सारणी पढ़ा बेड़ा गुण गावा बेने ध्यावा एन गोटो चढ़ाई दिया करो कदी से पेंसिल। अब देखो मेंडलीव बोहो और मोजले की दी ही आधुनिक आवर्त सारणी। आ देखो आधुनिक आवर्त सारणी कौन दी? मोजले भाई साहब। अब कोई ज लिखे कोई स लिखे, मोजले, कोई कहीं लिखे मोजले, हज आवे जो लिखे, भूल जो मत सही करना ही जो हिंदी व्याकरण नहीं पूछा अपन विज्ञान में। मोजले भाई साहब ने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी। उन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर परमाणुओं को व्यवस्थित किया गया था। मेंडलीव भाई साहब इन्होंने परमाणु भार के आधार पर दी तो उनके भट्टे बैठ गए, उन्होंने उनको गलत साबित कर दिया गया। 17वां सवाल, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन है ग्रेफाइट। ध्यान रखना क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक। क्वेश्चन आ सकता है यहां से। हीरा पेंसिल नहीं बनाई, इतनी महंगी पेंसिल पड़ता खाई, टीन और लेड से भी नहीं बनती है, ध्यान रखना। हीरा एवं ग्रेफाइट है, देखो 2 क्वेश्चन बनाए हमने। हीरा और ग्रेफाइट है क्या है? देखिएगा, समावयवी कार्बन के अपरूप समस्थानिक धातु। हमने कार्बन के 3 अपरूप पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कार्बन
के अपर रूप। देखो भाई साहब यूं है कि क्यों ना तो मैं 20 सवाल करूँ, पर 20 सवाल हर महीने कोई कितने सवाल होगा, 30-40 तो पार लागेगा अपना। ध्यान रख जाओ। कार्बन के 3 अपरूप पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे? हीरा, ग्रेफाइट, एक है फुलरिन। फुलरिन था। हम भैया थोड़ो के नाम में मिस्टेक हुआ, माफ कर दो, भूल चूक माफ है भाई साहब। तो वैसे फुलरिन ही है, फुलरिन है या फुलरिन एडो की है, साइंस में यूं नाम में कंफ्यूज नहीं करिया करें। तो हीरा एवं ग्रेफाइट है कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप कितने? 3 है। ध्यान रखो क्यों ही नाम दे सके था। समव्ययी किन किया करे? जिका सूत्र एक किया करे लेकिन संरचना अलग अलग हुए, बिन समव्ययी किया करा। समस्थानिक किन कहवा? जिकारा स्थान परमाणु क्रमांक समान हुआ करे लेकिन परमाणु भार अलग अलग हुए, जैसे कि हाइड्रोजन नीचे 1-1 दियोड़ो, तीना में ऊपर 1-2-3 दियोड़ा, तो परमाणु भार अलग अलग होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक स्थान एक ही होता है, समस्थानिक कहलाता है। धातु तो अपन ठही जगह। जल का जमकर बर्फ बनना निम्न में से कौन सा परिवर्तन है? ओके भाई साहब, अगर पानी फ्रिज में गालान बर्फ बन जाए तो क्यों परिवर्तन है? ध्यान रख, जो भौतिक परिवर्तन है उसके गुणों में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, वो वापस पानी बन सकता है। ध्यान रखना, बर्फ वापस पानी बन सकता है। एक और सवाल देख लो अटा, 20 सवाल की है तो हाँ ध्यान रख, जो बर्फ का पानी में बदलना या जल में बदलना गलन कहलाता है। क्या कहलाता है? गलना, पिघलना। और वापस जल से पानी में बदलना, बर्फ में बदलना क्या कहलाता है? हिमन, यानी कि जमना। आगे बढ़िए। दूध से दही बनना निम्न में से कौन सा परिवर्तन? भाई साहब दूध दही बन जाए, दही पाछो दूध नहीं बना सका, बचत खाली मत्तन बनाए लो आपा घी। तो दूध, भाई दूध तो स्वाद थोड़ा बहुत मीठा ही होता है, लेकिन दही का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। तो ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। ध्यान रखना, दूध से दही का बनना निम्न में से कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। आज हमने 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं हमारे, तो ध्यान रखना हम यूं ही इसी तरह से मॉक टेस्ट लेकर आते रहेंगे आपके लिए। 20 क्वेश्चन का ही लेकर आएंगे, 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये हमारा मॉक टेस्ट है। ध्यान रखना। तो आज के 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, कल फिर मिलेंगे। 1-2 टॉपिक भी हमारे बाकी रहे हुए हैं केमिस्ट्री के, वो भी हम कर लेंगे। कल परसों कब करेंगे वो अलग बात है, लेकिन कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।